हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये भी साबित करेंगे कि इंटरनल एनर्जी प्यारे बच्चों एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होने से सिस्टम एक स्टेट में पहुंच जाता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब ये चीजें हैं। तो इन सब के बारे में बहुत बढ़िया सा डिस्कशन करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में प्यारे बच्चों काफी मजेदार क्वेश्चंस हैं, जो कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आईआईटी, नीट, जेई के बच्चे क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे, कलम कापी लेके बैठ जाइए प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 है थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स मीन्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से सम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। थर्मोडायनेमिक की कुछ क्वांटिटी हम बताएंगे, और इसमें से एक क्वांटिटी जो कि इंटरनल एनर्जी है उसका डिस्कशन होगा। थर्मोडायनेमिक के कई क्वांटिटी हैं प्यारे बच्चों, उनका नाम बताऊंगा, आप नोट करते जाइए। और उसमें से एक क्वांटिटी का बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है। क्या है भाई? अ नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज एपियर ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। हीट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। वर्क थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। और इसमें से आज के वीडियो में इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, सब कुछ पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए, पहले इंटरनल एनर्जी, हर एक मटेरियल में, कोई भी मैटर हो, कोई भी सिस्टम हो प्यारे बच्चों, कुछ न कुछ उसके अंदर एनर्जी रहती है, और वही एनर्जी कंटेंट क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू या डेल्टा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू या डेल्टा ई, और जब ना चेंज हो तब यू या ई से हम दिखाते हैं, उसका सिंबल है। तो देखिए, पॉइंट वाइज आप नोट करें प्यारे बच्चों। व्हेन एनर्जी प्रोसेस फिजिकल और केमिकल अकर्स, व्हेन एवरी प्रोसेस, व्हेन एनी प्रोसेस, व्हेन एवर एनी प्रोसेस है, व्हेन एवर एनी प्रोसेस फिजिकल और केमिकल अकर्स, इट इज यूजुअली accompanied by some energy change। तो प्यारे बच्चों, कोई भी व्हेन एवर एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर चलता है, चाहे वह फिजिकल हो चाहे वह केमिकल हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एनर्जी चेंज होगा। कुछ नहीं, चाहे एनर्जी घटे या बढ़े, आइदर एनर्जी इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज, लेकिन एनर्जी चेंज होगा। तो व्हेन एवर प्रोसेस फिजिकल और केमिकल अकर्स, it is usually accompanied by some energy change. The energy may appear in the different forms such as heat, light and work। अब एनर्जी चेंज होगा प्यारे बच्चों, तो उसके बदले में या तो हीट निकलेगी, या तो लाइट निकलेगी, या तो सिस्टम वर्क करेगा, या सिस्टम पर वर्क होगा। तमाम सारी बातें हैं। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट जरा देखिए। सेकेंड पॉइंट, द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट प्रोसेस
clearly shows that every substance or system containing one or more substance must be associated with some definite amount of energy of actual value of which depend upon the nature of the substance and the condition of temperature, pressure, volume and composition। तो प्यारे बच्चों, जब भी सिस्टम में प्रोसेस होता है तो कभी कभी देखा जाता है हीट बाहर निकलती है, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है। इससे मालूम होता है कि उस सिस्टम में एनर्जी है और यह डिपेंड करता है जो सब्सटेंस का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। इन सब सारी बातों पर इंटरनल एनर्जी का जो कंटेंट है प्यारे बच्चों डिपेंड करता है। अच्छा, अब हर मटेरियल के अंदर मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी है। अब वो क्या होता है, उसके कई कंपोनेंट होते हैं। इंटरनल एनर्जी के कई कंपोनेंट होते हैं जिनको हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं तो इंटरनल एनर्जी मिल जाता है, लेकिन कुछ को छोड़ के। ध्यान दीजिए, इसका हमने क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद एटम्स मॉलिक्यूल्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों, किसी मटेरियल में एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो उसमें हर एटम या हर मॉलिक्यूल से कुछ न कुछ एनर्जी एसोसिएट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ई, न्यूक्लियर एनर्जी EN सिंबल है, केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी EC, पोटेंशियल एनर्जी EP एंड काइनेटिक एनर्जी EK, which is further sum of the transitional energy ET, vibrational energy EV and rotational energy ER। internal energy is represented by U या E। इंटरनल एनर्जी या तो U से दिखाते हैं या तो E से। तो प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी जो है किसका सम होता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है कई अन्य एनर्जी का सम होता है। जैसे ये क्या है, ट्रांजिशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन तीनों का टोटल होता है, ट्रांजिशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो ये है प्यारे बच्चों, इन सब का हम सम कर देते हैं तो इंटरनल एनर्जी हमें मिल जाता है। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं, थोड़ा सा देखिए आगे। देखिए अब ये इन्वर्टेड कामा में जो दिखाया जा रहा है कि द एनर्जी द स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस और सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले बता दिया था किसी सब्सटेंस में या किसी सिस्टम में जो भी एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी उसमें रहती है, वही इंटरनल एनर्जी है प्यारे बच्चों। अब देखिए इस नेचर में, इस सराउंडिंग में न जाने कितने प्रकार के सिस्टम हैं। पत्थर का टुकड़ा है, ईंट का टुकड़ा है, पानी है, बर्फ का टुकड़ा है। ये सब का टेम्परेचर अपना अलग अलग होगा, इनके अंदर एनर्जी अलग टाइप की होगी। तो एवरी सब्सटेंस, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एवरी सब्सटेंस आर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्लियर बात? कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें एक निश्चित मात्रा में डिफिनिट अमाउंट में इंटरनल एनर्जी उसके अंदर होती है। लेकिन अब करते क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बिकॉज इट इन्वॉल्व सर्टेन क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखा जाए तो इतने डिफरेंट टाइप के इंटरनल एनर्जी मैटर के अंदर हैं, जिनका सम कर दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी मिल जाता है। लेकिन अगर हम सोचें कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, एकदम परम वैल्यू निकाले, तो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पर कहा गया ना, इट इज नॉट, इस पर क्वेश्चन भी आया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू,
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। आप किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट इंटरनल वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। समस्या ये है ना, अगर मेजर कर लेते तो एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाती, लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका हम मेजर, क्योंकि एटम प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका मेजरमेंट ही नहीं हो सकता। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज एक हेडिंग पढ़ा है प्यारे बच्चों। तो अब इंटरनल एनर्जी जब चेंज होगी तो बात आती है एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं। जब चेंज होगा तो हम चेंज को डेल्टा यू या डेल्टा ई से दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं पॉइंट वाइज। इफ पहला पॉइंट है, इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट इज U1। मान लीजिए किसी सिस्टम का इनिशियल स्टेट है और उसमें उस वक्त उसमें इंटरनल एनर्जी U1 है, और अब वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है, एंड इन द फाइनल स्टेट and its internal energy is U2, then change of internal energy is delta U may be given by delta U is equal to U2 minus U1 हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, if UR is the internal energy of reactant, माने UR R लगा है तो UR is the internal energy of reactant हम मान लें, and UP is the internal energy of product, then the energy change accompanied in the reaction is delta U is equal to UP minus UR। यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, P लिखा है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U। ठीक, नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेज। इंटरनल एनर्जी कब चेंज होता है? हीट, 3 कंडीशन है, 1 2 3। किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कब चेंज होता है भाई? हीट पासेज इन और आउट ऑफ द सिस्टम, या तो हीट सिस्टम के अंदर जाए या सिस्टम से हीट निकलकर बाहर आए, तभी तो चेंज होगा। जब न हीट जाए न आए, इसका मतलब हीट चेंज नहीं हो रहा है। हीट इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगा जब उस सिस्टम के अंदर हीट जाए, हीट पासेस इन, या उस सिस्टम में से हीट कम आए, बाहर आए, आउट ऑफ द सिस्टम। हीट पासेज इन और आउट ऑफ द सिस्टम, दो में से कोई एक हो तो समझिए कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों। एक और कारण है दूसरा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। कभी कभी वर्क सिस्टम पर काम किया जाता है और कभी कभी सिस्टम सराउंडिंग पर काम करता है ना प्यारे बच्चों, दोनों बातें हैं। तो सिस्टम, जैसे मान लीजिए जनरेटर स्टार्ट किया, तो आपने जनरेटर एक सिस्टम है, आपने सिस्टम पर काम किया। अब जनरेटर स्टार्ट हो गया, अब जनरेटर खुद सराउंडिंग पर काम करने लगेगा। तो कभी कभी वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, तब इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी। और तीसरा प्यारे बच्चों, मैटर इंटर्स या मैटर लिव्ड, या तो सिस्टम में मैटर और बढ़ा दिया जाए या सिस्टम में से मैटर निकाल दिया जाए तो एनर्जी चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिस्टम के अंदर मैटर की मात्रा बढ़ा दिया जाए या सिस्टम में से मैटर को निकाल दिया जाए। अच्छा, अब देखिए इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, पता है कि कोई भी सिस्टम किसी स्टेट में रहता है तो उसमें इंटरनल एनर्जी रहती है। तो सीधी सी बात है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और यह फाइनल, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन
दैट इज डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम किस स्टेट में है उस पर डिपेंड करता है। दैट इज कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा पर डिपेंड करेगा। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय व्हिच दिस स्टेट हैज बीन अटेंड। सिस्टम किस तरह से अटेंड किया गया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल ऑलवेज हैव द सेम एनर्जी, सेम इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और टेम्परेचर 300 केल्विन है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें सेम इंटरनल एनर्जी रहेगा। 1 मोल में सेम इंटरनल एनर्जी रहेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज बीन ब्रॉट टू दीज कंडीशंस फ्रॉम 500 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर फ्रॉम 1000 केल्विन एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। आपने 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, 500 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, तो इससे डिपेंड नहीं, जो कि इस स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वह जो है फाइनल मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ऐसा है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन में बी एक्सप्लेन्ड एज कंसीडर अ सिस्टम कंटेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन थर्मस फ्लास्क। देखो दूसरी बार डिफाइन करने जा रहा हूँ स्टेट फंक्शन को। कई टर्म हैं। देखिए, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि मान लीजिए कि एक थर्मस फ्लास्क में कुछ पानी है और थर्मस फ्लास्क या फिर इंसुलेटेड बीकर में है। लेट अस चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग वर्क कॉल्ड एडियाबेटिक वर्क। दिस कैन बी डन। एडियाबेटिक का मतलब क्या? न हीट बाहर जाए न हीट भीतर से बाहर आए, ये चीज़ है। न हीट बाहर से भीतर जाए न भीतर से बाहर आए, नाइदर एब्जॉर्बिंग नार जो है इवॉल्विंग, दोनों ना हो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क से 1 किलो जूल बाय रोटेटिंग ए सेट ऑफ स्मॉल पैडल। ठीक है, मान लीजिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एक स्मॉल पैडल है, हम खूब घुमाते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। बाय डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क अगेन 1 किलो जूल विच हेल्प एन इमर्जन रॉड। तो इन ईच केस टेम्परेचर इज फाउंड टू राइज बाय द सेम वैल्यूज। हर केस में चाहे ये करें, चाहे ये वाला वर्क करें, चाहे ये वाला वर्क करें, तो क्या होगा? मान लीजिए टेम्परेचर पहले T1 था, बाद में हमने मैकेनिकल वर्क किया, टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया। दैट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन irrespective of the fact how it was done produces the same change in state as measured in the term of temperature change। टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, किस तरीके से बढ़ाया, चाहे राड को हिलाकर, चाहे पैडल को घुमाकर, उस पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर बढ़ा, इनिशियल स्टेट में T1 बढ़ करके फाइनल स्टेट T2 पहुंचा और उस वक्त इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। तो डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1, यानी वर्क हुआ कैसा? एडियाबेटिक वर्क हुआ एडियाबेटिक वर्क हुआ प्यारे बच्चों। मतलब ना तो हीट ली गई ना तो दी गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन ऑफ डेल्टा U प्यारे बच्चों। डेल्टा U का साइन मतलब इंटरनल एनर्जी का साइन कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों, जितने एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं उसमें इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगा। आप लिख लो, जहाँ जहाँ एक्सोथर्मिक होगा मतलब हीट बाहर निकल रही होगी, वहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज निगेटिव। और जहाँ जहाँ एंडोथर्मिक होगा मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, समझिए कि वहाँ जो है इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा। देखिए, ऑब्वियसली अगर
U1 इज ग्रेटर देन U2 और UR इज ग्रेटर देन UP, माने इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, द एक्स्ट्रा एनर्जी पोसेस्ड बाय द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट और द रिएक्टेंट वुड बी गिवन आउट। वो एनर्जी क्या होगा, बाहर दी जाएगी। एंड डेल्टा U विल बी निगेटिव, है ना। जब एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उस सिस्टम में तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ आएगी, बाहर आएगी। और एनर्जी का बाहर आना माने एक्सोथर्मिक हो जाना, और एक्सोथर्मिक हो जाना माने क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निगेटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एबव इक्वेशन। देखिए और दूसरा कंडीशन है इफ U1 यानी इनिशियल स्टेट का इंटरनल एनर्जी लेसर देन फाइनल स्टेट, या इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेसर देन प्रोडक्ट, द एनर्जी विल एब्जॉर्ब्ड। अब प्रोडक्ट की एनर्जी प्यारे बच्चों ज़्यादा हो गया, रिएक्टेंट का कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन दिस प्रोसेस एंड डेल्टा U विल बी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इंडोथर्मिक हुआ। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में फाइनली लिख दिया है इन एक्सोथर्मिक डेल्टा U इज निगेटिव, एनर्जी इज इवॉल्व्ड। फिर दूसरा लिखा हूँ इन एंडोथर्मिक डेल्टा U पॉजिटिव, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब एनर्जी का यूनिट प्यारे बच्चों कैलकुलेशन में आगे आपको मिलता है CGS और SI। तो CGS माने सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS आर्ग होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट जूल होता है। तो 1 जूल प्यारे बच्चों 10⁷ आर्ग होता है। इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी कैलकुलेशन में आर्ग को जूल में बदलना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द सिस्टम, हेंस इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए किसी सिस्टम का क्वांटिटी जितना अधिक होगा उसकी इंटरनल एनर्जी उतना अधिक होगी। तो क्वांटिटी यानी मात्रा सिस्टम की बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है, एक्सटेंसिव प्रोसेस है प्यारे बच्चों। आप नोट कर लें, इसे आगे बढ़ें, नोट कर लें। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वेरी गुड, थैंक यू। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका नाम ही आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वहाँ पे नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U विल बी जीरो हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू यू थिंक विल रिजल्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो। कई रिएक्शन का नाम बताया है, कई रिएक्शन नीचे दिए गए हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो, उसको बताइए आप। कार्बन बर्निंग इन एयर, आयरन रिएक्टिंग विथ सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम स्टीम एंड कोक, फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर C सही है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम स्टीम एंड कोक। ये क्या है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब वाटर गैस बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है प्यारे बच्चों। आपका आंसर C सही है, आपका आंसर C सही है, C, फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम स्टीम एंड कोक। देखिए ये कोक है, C प्लस, मैंने रिएक्शन दे दिया है C प्लस H2O, C माने कार्बन, कोक हो गया H2O, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपने पहचान लिया ना, ये है। तो वाटर गैस जब बनता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस रैपिडली इन एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। तो एक एयर में कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन कराई जाती है, एयर में, क्वेश्चन का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, एयर में कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन कराई जा रही है
तो एयर का टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? तो 4 आंसर दिया गया है, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम, डी है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर बी है, आपका आंसर क्या होगा? बी होगा, डिक्रीजेज। अरे भाई इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, जब इंडोथर्मिक है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लेगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीजेज। इट विल बी एब्जॉर्ब्ड, इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगला क्वेश्चन, और आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जी हाँ, नोट कर लीजिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर उसी पर क्वेश्चन आ रहा है, द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, सेम एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, इज जीरो। तो भाई इंडोथर्मिक प्रोसेस में मैंने बताया था प्यारे बच्चों, जब इंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो हीट प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है। तो क्या होगा? आपका आंसर बी सही होगा, बी। इंडोथर्मिक है ना, तो इंडोथर्मिक है, हीट ले लेकर के प्रोडक्ट की हीट बढ़ जाएगी। तो क्या होगा आपका आंसर? बी। बी माने ये इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, यानी एच आर लेस देन एच पी या एच पी ग्रेटर देन एच आर, आप इसे जान लीजिए। लेकिन यह किसके लिए होगा? इंडोथर्मिक, ध्यान दीजिए, यह कंडीशन आपको मिलेगा इंडोथर्मिक में। ये इंडोथर्मिक में एच बी विल बी एच आर, एच विल बी ग्रेटर देन एच आर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इन अ केमिकल रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन इज हीट इवाल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड, इवाल्व और एब्जॉर्ब्ड जीरो। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, तो जो हीट होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो हीट कुछ बनता है, कोई भी रिएक्शन होगा कुछ बनेगा, तो उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन को क्या नाम देते हैं? हीट इवाल्व, एब्जॉर्ब्ड, इवाल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड जीरो। तो प्यारे बच्चों सी सही है आपका आंसर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ न कुछ बनता है, तो अब उसमें केमिकल रिएक्शन में दो बातें हो सकती है, या तो हीट इवाल्व होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। इसलिए आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही है, इवाल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, इवाल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फॉर व्हिच ऑफ फॉलोइंग डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी हमेशा निगेटिव रहेगा? ये तो क्वेश्चन समझने की बात है भाई। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ए, बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सी हीट ऑफ सॉल्यूशन, डी हीट ऑफ फ्यूजन। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं सब एक्जोथर्मिक हैं। आप नोट कर लीजिए, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं सब के सब क्या हैं? एक्जोथर्मिक हैं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसा रिएक्शन है? न्यूट्रल, एक्जोथर्मिक है, और एक्जोथर्मिक में डेल्टा एच क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वहाँ एंथैल्पी क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो आपका आंसर बी सही होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड इन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। प्यारे बच्चों तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लें, नोट कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।